हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने देखा, बट नेटवर्क कनेक्शन के कारण मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई। आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके क्लास के बारे में है, कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इसको आने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम क्लास। नेम क्लास क्या होता है कि आपको भी पता है कि जब एक कंपनी बनती है तो उससे उसका एक नाम होता है जो उसकी पहचान भी करवाती है और उसका स्टेटस भी बताती है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि द क्लास कंटेन द नेम बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। जहाँ पर वो रजिस्टर्ड हुई है, जिस एरिया में रजिस्टर्ड हुई है, वहाँ पर उसका नाम रखा जाता है कि आप किस नाम से अपनी कंपनी का चलाना चाहते हो, मतलब किस कंपनी, आपकी कंपनी को चलाना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो क्लास है कंटेन करता है नेम को रखता है किसी कंपनी को जब हम रजिस्टर्ड करते हैं। ये जो नाम है केवल किसके लिए नहीं है, नॉट ओनली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होता, ये कंपनी का स्टेटस भी बताती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, अमेज़न है, एक फ्लिपकार्ट है, दो कंपनियां हैं। आपको पता है कि कौन सी कंपनी अच्छा हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, कौन सी कंपनी हमें लेस कॉस्ट के ऊपर, लेस मतलब प्राइस के ऊपर हमें अच्छा सामान प्रोवाइड करती है। तो आप उस कंपनी के नाम से आप क्या है, आपके माइंड में इमेज बन गई होगी कि ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है, तो उसकी गुडविल है ना, वो स्टेटस बता रही है ना उसका। तो ये केवल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए नहीं होती, वो साथ में हमारे स्टेटस को बताने के लिए भी होती है। कंपनी का नाम जो है हमारा स्टेटस बताने के लिए भी होता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन तो उसका होता ही होता है, साथ में उसके स्टेटस के बारे में भी बताती है कंपनी का नाम। ठीक है, अब कंपनी के नेम क्लास के अंदर काफी 6-7 पॉइंट है, उनको हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहते हैं जो कंपनी का जो नाम है अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपको इसे पढ़ने से ही पता लग गया होगा कि एक ऐसा नाम नहीं रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि आप ऐसे नाम नहीं रख सकते। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, जस्ट हम अपना नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, राम एंड श्याम कंपनी। ठीक है, राम एंड श्याम कंपनी है, पर एक पर्सन और अब इसी नाम से सेटअप करना चाहता है, वो कहते हैं कि न्यू राम एंड श्याम कंपनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर के माइंड के अंदर क्या आ जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि आपकी कंपनी कौन सी है, उस पर्सन की कंपनी कौन सी है। तो ये सेक्शन 4 सबसेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन किया गया है कि कोई भी कंपनी ऐसा नाम नहीं रखेगी जो अनडिजायरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये कहते हैं कि इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर द एनिमल्स एंड द नेम। ये एनिमल्स क्या कहते हैं कि एक ऐसी पिक्चर है, एक ऐसा मोटो है, एक ऐसा सिंबॉलिक है जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो उस सिंबल से। अब मैं यहां देखो, ये किसका साइन है, यहां पे थोड़ा डार्क डार्क होता है, ये एडिडास का है, ये नाइक का है। तो ये जो मोटो है, ये जो सिंबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये कौन सी कंपनी है, ये कंपनी का नाम ही रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। कई बार सिंबल ही ये क्या होते हैं, कंपनी का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी का पिक्चर हो जाता है कि कोई मोटो दे देता है, या कोई सिंबल होता है हमारा, या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो कंपनी के नेम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड होती है मतलब कि कोई रोक नहीं होनी चाहिए उनके रिगार्डिंग। जैसे कि आपको ही पता है कि पहले जमाने में किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, किंग, ये जो लिखा हुआ है मैंने, इन सभी के नाम पे क्या है, कंपनी चलाते थे बंदे, अपना मतलब व्यवसाय करते थे। तो आप इनका नाम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है। इनका दोबारा से आप, नॉर्मल सी बात है, जब दो कंपनियां एक ही नाम से होगी तो कस्टमर के माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, ये कहते हैं कि नो कंपनी शैल एसोसिएटेड द नेम ऑफ ए नेशनल लीडर। कोई भी कंपनी उस नाम से नहीं होगी जो नेशनल लीडर के नाम से चलती है, और द वर्ड कोऑपरेटिव विद इट्स नेम। ना तो कोऑपरेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ना ही किसी कंपनी लीडर, नेशनल लीडर के नाम को यूज कर सकते हैं हम कंपनी को जब अपना नाम सेटअप करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहते हैं कि यूज द वर्ड ऑफ द लिमिटेड और द प्राइवेट लिमिटेड। आपको ही पता है कंपनियां दो तरह की होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती, एक तो प्राइवेट कंपनी होती है और दूसरी हमारी पब्लिक कंपनी होती है। राइट, पब्लिक कंपनी के अंदर हमारी क्या होती है, हमें
अपनी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है और प्राइवेट कंपनी के पीछे हमें प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, मतलब प्राइवेट हमें शो करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी क्या है, प्राइवेट है, राइट। अब यहां पे कहते हैं कि फॉर नोइंग द लायबिलिटी ऑफ द अवेयरनेस, अगर पब्लिक कंपनी है तो कस्टमर की जो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो हमारी लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, और जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो लायबिलिटी होती है उसकी शेयर कैपिटल होल्डिंग के अकॉर्डिंग होती है, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनी के नाम है, कंपनी का नाम इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लिमिटेड यूज करते हैं या प्राइवेट लिमिटेड यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड, जो ये लाइसेंस है, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, लाइसेंस क्या है, ग्रांट किया जाता है, मतलब इशू किया जाता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। ये आपको प्रोसेस एज इट इज, आप अगर एग्जाम के अंदर ऐसे फिगर बना के आ जाओगे ना, आपको इजिली नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर थ्योरी को बहुत कम पढ़ता है, फिगर को फोकस करता है। सो इतना जितना हो सके स्ट्रक्चर बना के आया करो आप एग्जाम के अंदर, आपके गारंटी देती हूँ 90+ स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अब यह कहते हैं कि स्पेशल कंपनीज होती हैं, जो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, उनके लिए उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करवाना जरूरी होता है, और वो लाइसेंस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और ऐसी कंपनियां, ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, डेवलपमेंट ट्रेड करता है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्ट है, कल्चर है, पब्लिक डेकोरेशन है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। सो लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्क लिमिटेड उन्हीं कंपनी के लिए है जो खुद के प्रॉफिट के लिए काम करती है, जो खुद का बिजनेस चलाती है, खुद की इनकम जनरेट करती है, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज दैट प्रेजेंटेशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ये कहते हैं कंपनी का जो नाम है उसे पब्लिकेट करना और प्रेजेंट करना, किसके सामने, पब्लिक के सामने। अब आप ये देखिए, जब आप अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताते हैं तो कैसे करोगे, वो इंग्लिश में भी होगा और एक रीजनल लैंग्वेज में होगा जिस एरिया के अंदर आपकी कंपनी बनी। अब देख लो, इंडिया के अंदर आप क्या करोगे, हिंदी लैंग्वेज का भी यूज करवाओगे, क्योंकि इंडिया के अंदर लगभग ऐसे पर्सन है जो हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, और इंग्लिश को साथ में करोगे कि अगर किसी को हिंदी समझ नहीं आती हो इंग्लिश करोगे। अगर बाहर वाली कंपनी है तो फॉरेन है तो उनकी अगर वो पाकिस्तान की है तो उर्दू लैंग्वेज यूज करेंगे, या फिर कोई इराक, ईरान, जो भी हमारी अदर कंट्रीज है वो अपनी लैंग्वेज का यूज करेंगे, और वो लैंग्वेज वो ऐसी हो जो पब्लिक को आसानी से समझ में आ सके, और तो तभी पब्लिसिटी का हमारा फायदा होगा। तो वो क्या करेगी, कॉमन सील का यूज करेगी। बिजनेस लेटर के अंदर हमारा ये जो बिजनेस लेटर है, कॉमन सील है, पब्लिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे हमारे दोनों लैंग्वेज में होंगे, जिसके कारण प्रेजेंटेशन करना और पब्लिकेशन करना इजी रहेगा और कंपनी के नाम को बताना आसान रहेगा। ये था हमारा नेम क्लास के बारे में। अब बात करते हैं हमारे सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉजेस। ये कहते हैं सिचुएशन कहाँ आपकी कंपनी लोकेट करती है, लोकेशन कहाँ है, और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो बताना। ये कहते हैं कि दिस क्लास इज डिस्क्राइब द एड्रेस, सिटी, स्टेट इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड। ये जो क्लास है ये बताता है, कंपनी का एड्रेस बताता है, कंपनी किस सिटी के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है, वो सभी जो सारा डाटा हमारा इसके अंदर बताते हैं। मान लो राजस्थान के अंदर हमारे, इंडिया के अंदर हमारी कंपनी है, इंडिया के अंदर कहाँ है, दैट्स अ स्टेट इज राजस्थान। राजस्थान में कहाँ है, मान लो कि जैसलमेर है या फिर हमारा उदयपुर है, ये हमारी सिटी हो जाएंगे। और सिटी के अंदर जो भी एड्रेस है हमारा वट तो आप उसको क्या कहेंगे, कंपनी की प्रॉपर लोकेशन बता देगा ये। दिस इंफॉर्मेशन डिटरमाइन, ये जो इंफॉर्मेशन है एड्रेस का, सिटी का, स्टेट का, ये डिटरमाइन करेगी इसकी नेशनलिटी। अब मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर कंपनी है, राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर राजस्थान में कंपनी है, ठीक है, तो इसकी नेशनलिटी क्या हुई, हमारी इंडियन हुई। लोकल लॉ, हर एक स्टेट का, हर एक स्टेट का, हर एक सिटी का अलग अलग लॉ होता है जो कंपनी की लिमिट और बाउंड्री और उसकी दायरे को बताता है कि आप कितने दायरे में काम कर सकते हो। हर एक लोकल लॉ होता है, हर एक का अलग अलग कानून होता है जो कंपनी को बताता है कि
उसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि आप ये वाला कानून आप फॉलो करो। तो ये कहते हैं कि कंपनी सेट इट, नाम क्लाउज की करने के बाद जो सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, इसके अंदर कंपनी का आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी का नाम पता लग जाता है, कंपनी का एड्रेस पता लग जाता है, कहाँ उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे CIN भी बोलते हैं, ये भी पता लग जाता है। और जिससे वो पर्सन से या फिर अपने मेंबर से कांटेक्ट करेगी, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इसके थ्रू मिल सकती है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमारा जब सेकंड क्लास आता है, उसका सिचुएशन और रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर कंपनी के बारे में ये सब जानकारी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इफ इन केस इज नॉट गिवन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर ये सभी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं दी है तो क्या करेंगे, तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी सेंट टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड कंपनी विद इन 30 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर नहीं है, ये अगर कोई भी, मान लो आपने वेबसाइट देना भूल गए हो, तो ये जो वेबसाइट है आपको रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर क्या करना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर उसे सबमिट करवाना पड़ेगा कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। अपने इस फैक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट। और रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ होगा, वह प्लेस होगा जहां पर ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट, जहां पर कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट होंगे और बुक ऑफ अकाउंट को रखा जाता है, वहां उसे रजिस्टर्ड ऑफिस कहेंगे। और वहां उन्हें 30 डे के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को, अपने जो भी है उनका छूटा हुआ डॉक्यूमेंट है जो उसने मेमोरेंडम में दिखाना था पर दिखाया नहीं, उसे क्या है 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर उन्हें सबमिट करवाना पड़ेगा। ये था हमारा सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, ऑब्जेक्ट क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, कंपनी के एम को, जिसके कारण कंपनी को सेटअप किया गया है। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एम फॉर विच, जिसके कारण, फॉर विच द कंपनी टू बी सेटअप, जिसके कारण कंपनी को सेट किया गया। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को शो करते हैं, कंपनी के एम को शो करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करने का तीसरा कारण ये भी है कि वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को। अब आप ये पूछोगे इंटरेस्ट कैसा, इंटरेस्ट किसका होगा, मेंबर का, जो कंपनी के अंदर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और उस पब्लिक का जो लार्ज अमाउंट के अंदर जो डील कर देती है अपनी कंपनी के साथ, टू कम टू नो द लिमिटेशन एंड द पावर ऑफ द कंपनी। क्योंकि आपको ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर किसी के हाथ में लग जाए तो कंपनी के सभी चीजों के बारे में बता देता है कि कंपनी कितने दायरे में काम करने वाली है, कितनी उसके पास पावर है, कितनी उसकी लिमिटेड बाउंड्री है, मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन बता देती है और कितना वो अपने शेयर होल्डर को इंपॉर्टेंस देती है। तो प्रोटेक्ट तो कर देगी क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन पता लगी कि मेंबर को, कि उसके हैंडल में अगर उसे अगर कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन जाता है तो उसके पास कितने राइट है, कितनी उसकी लायबिलिटी रहेगी, कितनी उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कितना मतलब उसके काम करना है, जो काम दिया है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर पूरा करना है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो मेंबर को किसी भी तरह का शक नहीं रहता कि मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो इस सभी तरह की इंफॉर्मेशन हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिलता है और ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर थर्ड पॉइंट था। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैंने आपकी बुक वाला ही लिया है। ये कहते हैं कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लास है, क्या करना, मैन्युफैक्चर करना और सेलिंग करना कंपनी के वैगन्स को। कंपनी के जो रेलवे डिपार्टमेंट का जो डब्बा होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उनको बनाना और उन्हें फिर आगे सेल करना, कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो कंपनी की इस ऑब्जेक्टिव, अगर वो कंपनी, ये ऑब्जेक्टिव है जस्ट ओनली मैन्युफैक्चरिंग करना है और उसे सेल करना है, ठीक है, ये है। बट अगर वो इस बाउंड्री से बाहर आके काम करेगी तो वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा कि आपका ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं था तो आप इसे कर कैसे सकते हो। तो इसलिए कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी कंट्रेरी टू कंपनी लॉ। वो
किसी के भी विरुद्ध नहीं होना चाहिए। विरुद्ध किसके नहीं होना चाहिए? कंपनी लॉ के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और प्रोविजन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए जो हमारे लॉ के अंदर या फिर दूसरे लॉ के अंदर। मीन्स कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो अनलॉफुली है। मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी बताया था, जो बिजनेस लॉ के टॉपिक है। अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसके अंदर हम किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम करवाते हैं, उसे बोलते हैं हम अनलॉफुल कंसिडरेशन, राइट। अब हम फोर्थ क्लास के पढ़ते हैं, हमें 6 क्लास करने हैं। फोर्थ क्लास इज दैट लाइबिलिटी क्लासेस। लाइबिलिटी क्लासेस के अंदर देखें कि लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर को रिप्रेजेंट करता है कि वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। सेक्शन 8 सबसेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कहते हैं कि हमें अगर लिमिटेड लाइबिलिटी रखनी है मेंबर्स की या फिर कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर है, डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रखनी है तो हमें अपनी कंपनी के पीछे क्या यूज करना पड़ेगा? लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का क्या इफेक्ट रहेगा? इन दैट द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। ये कहता है कि कंपनी के अंदर मेंबर ने जितनी भी कंपनी के अंदर अपने शेयर कैपिटल को हेल्ड कर रखा है, मतलब कि लगा रखा है, वो उतने के लिए ही लाइबल होगा अगर बाय द डिफॉल्ट कुछ नुकसान हो जाता है कंपनी के अंदर। ठीक है, अगर उसने 10,000 रुपए लगा रखे हैं तो वो 10,000 रुपए के लिए ही लाइबल होगा, वो पूरी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होगा। तो यहाँ पे अब कुछ एक कंडीशन है, जब क्या है कंपनी की जो लिमिटेड लाइबिलिटी है कन्वर्ट हो जाती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर। तो फर्स्ट इज दैट मेंबर ऑफ कंपनी रिड्यूस। मैंने आपको पहले भी बताया है, कंपनी के अंदर किसी भी तरह की अगर मेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी के अंदर अगर कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया ना, तो वो सारी की सारी जो लाइबिलिटी होती है, सारा का सारा जो खर्चा है मेंबर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस कंपनी का क्या रूल है, इस कंपनी का क्या रूल है। आप भी ऐसे, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कंपनी को बिना जाने उसके अंदर अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहेगा, राइट। तो आपको ही पता है कब पब्लिक कंपनी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने मेंबर होते हैं? 2 मेंबर होते हैं। अगर इस कंपनी के अगर कोई पब्लिक कंपनी है 7 मेंबर से कम रहकर अपने बिजनेस को चलाती है और वो बिजनेस कितने देर चलना चाहिए? 6 महीने से ज्यादा दिन चल रहा है, वो ज्यादा महीने तक चल रहा है, परंतु फिर भी कंपनी ने अपने मेंबर की संख्या नहीं बढ़ाई, तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी ना, वो लिमिटेड लाइबिलिटी भी ना अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको रूल रेगुलेशन पता होते हुए भी आप उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होगा, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर बाय द डिफॉल्ट 1 मेंबर है, ठीक है, और वो मेंबर क्या है? 6 महीने से लगातार काम कर रहा है, तो जितनी भी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी ना, उसकी अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंशन इन द मेमोरेंडम। अगर डायरेक्टर की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो लाइबिलिटी मेमोरेंडम में मेंशन कर रखी है कि लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी के पार अगर फिर भी कोई अमाउंट बच जाती है तो फिर आपको पे करनी पड़ेगी। अल्टर इट्स मेमोरेंडम, और नॉर्मल सी बात है, हम चेंज करवाना क्यों चाहेंगे? जब भी हम किसी चीज में चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है? हम कैपेबल नहीं होते उस काम को करने के लिए। तो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी भी तरह की अल्टरेशन चाहिए तो क्या होगा? लिमिटेड लाइबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी अनलिमिटेड के अंदर। द लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट क्लास कहते हैं कि कैपिटल क्लास। देखो, आपको मैंने बताया कि एक मेंबर को कंपनी के अंदर एंटर होने के लिए, या फिर आपको भी देखो, आपको कॉलेज में एंट्री करने के लिए एक एडमिशन फीस को पे ऑफ करना पड़ता है। आपके पास अगर वो स्पेसिफाई फीस है तो आप उसे एंटर कर सकते हो। इसी तरह कैपिटल, कंपनी के पास भी एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, जिसके साथ वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि द कैपिटल क्लास इन द मेमोरेंडम स्टेट द अमाउंट ऑफ द नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल। ये कहते हैं कि एक ऐसी अमाउंट होती है और एक ऐसी नॉर्मल अमाउंट होती है जो कि हेल्प करती है कंपनी को प्रोसेस करने में, टू बी रजिस्टर्ड एंड वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ इट विच इज द डिवाइडेड। मतलब कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट होगी। मान लो कि गवर्नमेंट ने बता रखा है कि रूल, आप जब तक आपके पास 10 लाख रुपए या फिर 10 लाख से लेकर 20 लाख तक रुपीज तक है अमाउंट, आप उसको क्या कर सकते हो? अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। और वो कैपिटल आप कैसे इशू कर, मतलब कौन सी कैपिटल यूज कर सकते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल यूज कर सकते हैं आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज कर सकते हैं, राइट क्योंकि ये दोनों जो कैपिटल होती हैं ये कंपनी के अंदर ही होती है, और जो डिबेंचर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं वो बाहर आउटसाइडर से इशू करवाते हैं, राइट। अब 6th पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट,
ये कहते हैं कि जो एसोसिएशन क्लास है, इफ इट आल्सो नोन द सब्सक्रिप्शन क्लास, इसे क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लास भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये जो मेंबर है, आपको ही पता है, पब्लिक, अभी मैंने आपको बताया, पब्लिक कंपनी के अंदर हमारे 7 मेंबर होते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे 2 मेंबर होते हैं। इसी तरह जब एसोसिएशन के क्लास के बात करते हैं तो कंपनी के अंदर वो पर्सन होगा जो क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा अपने सिग्नेचर को मेमोरेंडम शीट पर। ये मेमोरेंडम है, एट द एंड में इसे एक सिग्नेचर करने पड़ेंगे, जिसका वही मेंबर करेगा जो कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर होते हैं। मतलब कि एक ऐसा मेंबर जो कंपनी के मेमोरेंडम पर अपना सिग्नेचर करता है, दैट इज नोन एज द एसोसिएशन क्लास। यहाँ पे देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नीड है, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जरूरी है कि कम से कम 7 सिग्नेचर होने चाहिए, किसमें, हमारी पब्लिक कंपनी के अंदर, और कम से कम मेमोरेंडम सिग्नेचर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 और पब्लिक के अंदर हमारा 7। ये थे हैं हमारे क्लास जो हमने अभी पढ़े। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक लाइक जरूर कीजिएगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए वीडियो डालती रहूं। अच्छे से अच्छे व्यूज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपकी तरह सभी बच्चों को भी समझ में है। तो आज हमने हमारे क्लास के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जल्द ही जल्द।